हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। हाँ, बढ़िया, मजे आ रहे हैं। कल की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें मुझे याद आ रहा है, कल शाम जो मैंने क्लास ली थी उसमें एक चीज कराने के लिए रह गई थी, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो कंट्री थे, राइट? अदरवाइज हम बाकी कंट्री को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे ही है ना? क्यों भाई, शिकारी हो? यही बात है ना। चलो, तो आज के सेशन में आप लोग हेडिंग डालोगे क्या? पाकिस्तान। आप सभी को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान कब बना था, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा 14 अगस्त 1947 को बना था। क्लियर है जी? कब बना था ये? 14 अगस्त 1947 को बना था। ये जो कंट्री है इसी का नाम क्या है? इसी का नाम पाकिस्तान है। यहां पर गुजरात है, यहां राजस्थान है, यहां पंजाब है, और आगे आपको अच्छे से पता है कि यहां पर मैप में ये चेंज हुआ है। बोलो हाँ या ना? पंजाब के ऊपर आपका जम्मू कश्मीर है और उसके ऊपर लद्दाख है। क्लियर है जी? तो देखो ध्यान से, गुजरात से हम लोग स्टेट की शुरुआत करेंगे। आगे अगर हम जाएंगे तो राजस्थान होगा, उससे ऊपर पंजाब होगा, उससे ऊपर आपका जम्मू कश्मीर है, और उससे भी ऊपर जब हम जाएंगे तो पड़ता है लद्दाख। बॉर्डर जो है ये है लगभग 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर पूछा जाता है कौन सी लाइन बॉर्डर पर है, तो आपका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा जो है वो नीतीश का कमेंट आ रहा है, सर ज्योग्राफी के फादर आपने रॉन्ग बताया है, लूसेंट में कुछ और दिया है। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या केवल लूसेंट को पढ़ने के बाद एक टीचर बना जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर आप लूसेंट पढ़ ही रहे हो, फिर तो आप कई सब्जेक्ट के टीचर हो जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? और ऐसा कहां लिखा हुआ है कि जो लूसेंट में दिया हुआ है उसके अलावा कुछ और ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता? एक्चुअल में इनका क्लेम करना इसलिए है क्योंकि लूसेंट में हिकेटियस को फादर बता रखा है। बे गधे इंसान, सीडीएस 2019 का पेपर उठाकर देख, आंसर की में क्या दिया है। ठीक है?
CGL 2014 का पेपर उठाकर देख, आंसर में क्या दिया है। 2017 का पेपर उठाकर देखा, आंसर में क्या दिया है। उसके बाद फिर आकर मुझे बताना कि क्या है, ठीक है। और ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, क्लास में सीधा फोकस मेरा पढ़ाने पर रहता है। आगे बात समझ में, बकवास नहीं चाहिए मुझे। हाँ जी, अब आ जाते हैं इसके साथ हमारा क्या क्या डिस्प्यूट है, या जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उनके बारे में समझ लेते हैं। डिस्प्यूट में सबसे पहले हम बात करते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की। पाक अधिकृत कश्मीर, राइट। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है पीओके। आगे बात समझ में, इसी को क्या कहा जाता है, पीओके कहा जाता है। पीओके कौन सा क्षेत्र है, तो ये इन्वेडेड पार्ट है। भारत का पाक द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। और 1947 में इसको अधिकृत किया था। बोर्ड पे ध्यान दोगे इधर। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है पीओके वाला क्षेत्र। अब इस पीओके के दो पार्ट है, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। नॉर्थ पार्ट को कहा जाता है क्या, तो आपका आंसर होगा गिलगिट बाल्टिस्तान। और साउथ पार्ट को कहा जाता है आजाद कश्मीर, ठीक है ना। यानी ब्लू कलर वाला तो आजाद कश्मीर हो जाएगा, और वहीं अगर हम बात करेंगे पिंक कलर वाला जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान है। पहले ऐसा होता था कि हम ये लिखते थे कि केवल और केवल जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, लेकिन अब 2019 के बाद जब भारत के मानचित्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहां पे नॉर्थ वाला जो पार्ट है ये बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख के साथ, साउथ वाला जो पार्ट है ये बॉर्डर शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ। आगे बात समझ में। और अगर मैं इनफैक्ट ये कि अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनके बीच में कौन सी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है इसी को कहा जाता है LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC लाइन है, राइट। बोर्ड पे बना देते हैं LOC लाइन को। कौन सी है LOC लाइन, यहां से लेकर ये वाली जो लाइन है इसी को कहा जाता है क्या, आपका आंसर होगा इसको कहा जाएगा LOC। बात क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों ही क्षेत्र का अपना अपना संविधान है, आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का। पाकिस्तान वालों ने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप लोगों से। आप अपने यहां का संविधान खुद बनाकर तैयार करो, अपने यहां का शासन चलाओ, लेकिन आप कोई भी, है ना,
कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाओगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो, यानी कि आप भारत में शामिल मत होना, बाकी कुछ भी करो, ऐसा पाकिस्तान की सोच है पीओके वाले इस क्षेत्र को लेकर के। तो ये काफी विवाद में रहता है पीओके वाला जो क्षेत्र है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता है, एक यहां पे ग्लेशियर पड़ता है एंड दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड व्हाट, इस ग्लेशियर को कहा जाता है, एस लिख रहा हूं मैं, एस फॉर है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, इसे क्या कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। मैं इधर लिखता हूं सियाचिन के बारे में क्या खास बात है। सियाचिन ग्लेशियर, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि ग्लेशियर का मतलब क्या होता है। सर ग्लेशियर का मतलब होता है लार्ज स्नो पार्ट, बड़ा बर्फीला भाग होता है। और यहां बर्फ जो है वो 12 महीने रहती है, तो याद रखना ये हाई एलिवेटेड होता है। यानी कि ये ऊंचाई पर स्थित भाग होता है। ग्लेशियर हमेशा माउंटेन पर ही मिलेगा क्योंकि 12 महीने बर्फ जो होती है वो हमेशा माउंटेन पर ही देखने को मिलती है। कोई भी ग्लेशियर जो होगा वो माउंटेन पर ही होगा। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये माउंटेन है, और ये पूरा का पूरा माउंटेन जो है हम इसको नाम देते हैं काराकोरम। और ये काराकोरम रेंज किस हिमालय का भाग है, तो आपका आंसर होगा ट्रांस हिमालय का। बात समझ आ रही है। काराकोरम तो सुना ही होगा आपने। ट्रांस हिमालय पर काराकोरम रेंज है और उसी काराकोरम रेंज का पार्ट है साल्टोरो रेंज। और जो साल्टोरो रेंज है, उसी साल्टोरो रेंज के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है ना, जो ऊपर बर्फ जमी हुई है उस साल्टोरो रेंज के ऊपर, इसी को क्या कहा जाता है सर, इसी को कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। यही हो जाएगा आपका क्या, सियाचिन ग्लेशियर। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, एक नई चीज बताते हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर के पिघलने पर क्या होता है, नदी का निर्माण हो जाता है। बोलो हाँ या ना। कैसे होता है नदी का निर्माण, वो भी समझाता हूं। यहां से जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो ग्लेशियर के पिघलने पर पानी उत्पन्न होगा। तो ये पानी जो होता है ना, ग्लेशियर के पास में स्थित एक गड्ढे जैसी संरचना में इकट्ठा होता है पहले। और जो ये गड्ढे जैसी संरचना होती है ना, इस संरचना को कहा जाता है ग्लेशियल लेक। इसको कहा जाता है हिमनद झील। आगे बात समझ में। जितना पानी इस हिमनद झील में ओवरफ्लो करता है, वही एक नदी का रूप धारण कर लेता है, वही एक नदी में तब्दील हो जाता है। आगे बात समझ में। वही किस में तब्दील हो जाता है, नदी में तब्दील हो जाता है। तो अगर मैं किसी भी ग्लेशियर की बात करूंगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या किसी ग्लेशियर से डायरेक्टली नदी निकल जाती है, आप बोलोगे नहीं निकलती डायरेक्टली। आगे बात समझ में। डायरेक्टली नदी नहीं निकलती है, पहले वो एक गड्ढे नुमा संरचना की झील में पानी एकत्रित होता है, और झील में एकत्रित होने के बाद फिर वो पानी आगे बढ़ता है। बात समझ आ रही है। अब जो ये साल्टोरो रेंज पर सियाचिन ग्लेशियर है, इससे कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो रिवर का नाम है नुब्रा रिवर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका आंसर होगा नुब्रा नदी।
ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले। याद रखना, जो ये बाउंड्री होती है, लेक की बाउंड्री जो होती है, जो पानी को रोकने का काम करती है, इसको बोला जाता है मोराइन। हिंदी में कहा जाता है तटबंध। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, आपको मजा आएगा। 2020-21 की बात है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। स्टेट का नाम है उत्तराखंड। याद आया कुछ? उत्तराखंड में क्या हुआ था पहले? ग्लेशियर टूटा था। याद आया कुछ? पहले क्या हुआ? ग्लेशियर टूटा। और वो ग्लेशियर आके गिरा किस में? जैसे यहां से, अरे ऐसे समझ लो, उत्तराखंड को समझा रहा हूं, इसी मतलब इसी डायग्राम से। यहां से बड़ा सा ग्लेशियर का पार्ट यहां से टूटा और टूटकर जाकर इस झील में गिरा। जैसे ही झील में गिरा, है ना, जैसे ही झील में गिरा, तो झील में गिरने से क्या हुआ? जो मोराइन था, मोराइन टूटा। और जैसे ही मोराइन टूटा, तुरंत नदी में फ्लड आ गया। और फ्लड आने से उत्तराखंड में क्या हुई थी? तबाही हुई थी, है ना। यानी एक ही डायग्राम पे हमने दो चीजों को कवर कर लिया। तो फाइनली हमें यह बात समझ आती है कि जो ग्लेशियर होते हैं वो नदियों का स्रोत होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्लेशियर से डायरेक्टली कोई नदी निकल जाती है। सबसे पहले क्या होता है? ग्लेशियर से पानी जो होता है वो एक कुंड में इकट्ठा हो रहा होता है, और उसी कुंड से जब पानी ओवरफ्लो करता है, तो उसी कुंड से पानी के ओवरफ्लो करने पर क्या होता है? नदी का निर्माण हो रहा होता है। और याद रखना, हमारे ग्रेट हिमालय में लगभग 1000 से भी ज्यादा ऐसी ग्लेशियर लेक मौजूद हैं। आई होप आपको इसके साथ साथ यह भी समझ आ गया होगा कि उत्तराखंड में जो लास्ट बाढ़ आई थी उसके पीछे कारण क्या था। सीधा सीधा सामने लिखा हुआ है कि ग्लेशियर टूटकर लेक में आके गिरा था, जिससे लेक भी टूट गई, और जब लेक टूटी तब फिर ऊपर से पानी एकदम बहुत तेजी से आया। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी आगे बढ़े। वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो नुब्रा रिवर है, ये नुब्रा रिवर निकलने के बाद किस में मिल जाती है? तो आपका आंसर होगा ये मिल जाती है सियोक में। नुब्रा नदी किस में मिलती है? सियोक नदी में मिलती है। बात क्लियर है यहां तक? चलो अब मेरी बात को और ध्यान से समझना। सियाचिन ग्लेशियर जो है, अगर इसकी लेंथ पूछी जाती है आपसे कितनी है, तो लेंथ है इसकी 72 किलोमीटर, लगभग 72 किलोमीटर लंबाई है इसकी, है ना। तो इसको माना जाता है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इसे क्या माना जाता है? सबसे लंबा ग्लेशियर। अब यहां पर बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि ग्लेशियर का मतलब भी बर्फ होती है। बोलो हाँ या ना, है ना। ध्यान से समझना, पृथ्वी के इस वाले भाग को नॉर्थ पोल कहा जाता है। क्लियर है? पृथ्वी के इस वाले भाग को साउथ पोल कहा जाता है। यह बात भी आपकी क्लियर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां पर भी क्या है? बर्फ। यहां पर भी क्या है? बर्फ, बर्फ ही बर्फ है। अगर बीच वाले भाग में, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल, बीच वाले भाग में अगर सबसे ज्यादा कहीं बर्फ देखने को मिलती है तो वो सियाचिन पर ही देखने को मिलती है। यही कारण है, ध्यान से समझना, यही कारण है, ध्यान से सुनना, कि जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको एक और नाम दिया जाता है क्या? थर्ड पोल ऑफ अर्थ। इसे कहा जाता है थर्ड पोल ऑफ अर्थ। यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। अर्पित, सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है।
पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है? देखिए कमेंट आ रहा है सिद्धार्थ नाम से, इसके कमेंट को यहां से हटा, एक कॉपी पेस्ट मार रहा है एक ही कमेंट को बार बार, अवॉइड कर दे कमेंट। हाँ जी, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक और पॉइंट नया बताते हैं। इधर की तरफ सियाचिन ग्लेशियर के जो कंट्री है ये पाकिस्तान है, हाँ या ना? और यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहां तो इंडिया है ही है अपना, कोई दिक्कत किसी को? और यहीं से अगर मैं इधर की बात करूंगा तो इधर पड़ता है चाइना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो एक ट्राई पॉइंट पर है? ट्राई पॉइंट का मतलब पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है जी? तो ये कहां पर लोकेटेड है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड एट ट्राई पॉइंट, हाँ या ना? ये कहां पर है? एक त्रिबिंदु पर है। ये एक ट्राई बिंदु पर स्थित है। अब सिंपल सी बात है कि अगर त्रिबिंदु पर है तो इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल इंपॉर्टेंस होगी। यही कारण है कि तीनों देशों के बीच कोई ना कोई इंफ्लुएंस क्रिएट होता रहता है ना? तीनों के बीच कोई ना कोई इंफ्लुएंस क्रिएट होता रहता है। बात क्लियर है यहां तक? रोहित नाम से कमेंट आ रहा है, सर नेपाल किस साइड होगा फिर? बेटे नशे बसे करते हो क्या है? नशे वशे करते हो क्या? सियाचिन ग्लेशियर ये रहा यहां पे, नेपाल यहां पर है। तुझे नेपाल की याद आ रही है? ये है नेपाल, ले चला जा यहां पे, ब्याह कर ले नेपाल से जाके, घरवाली ले नेपाल की, ठीक है? इधर की साइड ये तो पाकिस्तान वाला सेक्शन हो जाएगा, इधर इंडिया हो जाएगा, इधर हो जाएगा चाइना। तो ये त्रिबिंदु है, ठीक है? अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है यहां पर, कुछ पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने यहां पर चढ़ना शुरू किया था सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार करने के उद्देश्य से। तो हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। बस आपको एक लाइन में यह याद रखना है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर से। और किसने चलाया था ये? इंडिया ने। किसके खिलाफ चलाया था? पाक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था ऑपरेशन। कौन सा? मेघदूत। ओके, इतना तैयार कर लो, इसमें सफिशिएंट है। ओके, अब मैं दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं। सियाचिन ग्लेशियर बता दिया, पीओके बता दिया। अब एक दूसरे पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने? सबसे लंबा ग्लेशियर है, थर्ड पोल ऑफ अर्थ कहा जाता है इसे। और हां, एक और चीज, त्रिबिंदु पर स्थित है, इंफ्लुएंस क्रिएट होता रहता है कोई ना कोई यहां पे। तो इसको एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, एक और नाम दिया जाता है हाईएस्ट बैटल, हाईएस्ट बैटल लैंड। इसे माना जाता है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, माना जाता है इसको, सियाचिन ग्लेशियर को, ठीक है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में। 1984 में हुआ था ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है जी? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, एक और डिस्प्यूट समझते हैं, सर क्रीक। ध्यान से समझना, सर क्रीक है क्या? मैंने आपको बताया था उस दिन कि ये मानकर चलो खाड़ी है जिसमें यहां पानी भरा हुआ है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, तीन तरफ स्थल से घिरी हुई है, एक तरफ इसके जल है। इसी को जब आप और पतला कर दोगे तो ये गल्फ बन जाएगी, और पतला कर दोगे तो ये क्रीक बन जाएगी। तो क्रीक का मतलब क्या होता है?
आपका आंसर होगा नैरो साइज गल्फ कॉल्ड क्रीक। क्लियर है? मैं लिख देता हूं इसको। क्रीक का मतलब होता है नैरो साइज गल्फ। कॉल्ड क्रीक। हिंदी में लिखता हूं मैं, सकरे आकार की गल्फ को क्या कहते हैं हम लोग? क्रीक बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो क्रीक होगी इसमें कैसा पानी होगा? अरे खाड़ी या गल्फ में कैसा होता है? आपको अच्छे से पता है, सलाइन होता है ना? सलाइन होता है। और वहीं अगर आपसे यह पूछा जाता है कि क्रीक में कैसा पानी होगा, तो आपका आंसर होगा सलाइन वाटर बॉडी होती है। इसमें होता है लवणीय जल। और आगे अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, इसमें क्या पाई जाती है? फिश। और क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम रिजर्व पाया जाता है। ठीक है ना? यहां पर क्या पाया जाता है? आपका आंसर होगा मछली और पेट्रोलियम का भंडार। तो बस भाई, लड़ाई किस चीज पे होती है? या तो विस्तार को लेकर के होती है ना? या तो विस्तार को लेकर के होती है, या फिर किसको बात को लेकर होती है? रिसोर्स। अब क्योंकि यहां मछलियों के और पेट्रोलियम के बृहद भंडार पाए जाते हैं, बस यही डिस्प्यूट का कारण बन गया। तो जो सरक्रीक है, ध्यान से समझना, ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी? ये क्या है? मैं लिख रहा हूं यहां पे, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। भारत के अनुसार किसका क्षेत्र है ये? कक्ष पार्ट। ये भारत क्लेम करता है। और कक्ष कहां पड़ता है? गुजरात। भारत का कहना है कि हमारे गुजरात के कच्छ जिले का भाग है। वहीं पाकिस्तान क्लेम करता है, क्या पाकिस्तान क्लेम करता है इट इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ सिंध। सिंध का भाग है। किसका भाग है ये? सिंध का भाग है। अगर इस क्रीक की बात करूंगा मैं, तो 96 किलोमीटर लेंथ है इस क्रीक की। और डिस्प्यूट का मुख्य कारण क्या है? ये, अगर यहां पे कोई रिसोर्स नहीं होता तो संभवतया दोनों देश इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। आगे बात समझ में? यहां जब आप इंडिया के मैप को देखोगे यहां पे, तो आपको दिखेगा कुछ यहां पे ऐसे ही हो। ये है सर क्रीक, यहां पे यूं 96 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है? 96 किलोमीटर लॉन्ग है जो सर क्रीक है। इसे नोट करो फटाफट से, फिर उस पे आ जाते हैं, अफगानिस्तान पे। राजू, जैकेट पहन के घूम रहा है? ठंड लग रही है? फिर इस मौसम में जैकेट भाई क्या?
कौन सा नशा किया है? ग्रीन टी लिया? हाँ, ग्रीन टी है ही नहीं। वो पैकेट गाड़ी में चला गया ना। रहने दे। हाँ जी, आगे बढ़े। पहले ही बताओ यहां तक पूरा समझ आ रहा है या नहीं? आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, अफगानिस्तान। एक सौ छह किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है इसके साथ। ठीक है जी। ये डायरेक्टली किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? डायरेक्टली शेयर द बॉर्डर विथ पीओके। पूरा समझना, ठीक है। सीधे तौर पर सर क्रीक ना तो पूरे तौर पर भारत के पास है, ना पूरे तौर पर अफगान इसके पाकिस्तान के पास है। अपने अपने पॉइंट लगा रखे कि भाई तुम यहां से आगे नहीं आओगे, हम इधर से आगे नहीं जाएंगे। ओके। सीधे तौर पर पीओके के साथ सीमा बनाता है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि पीओके किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। पीओके इज पार्ट ऑफ लद्दाख, ऐसे लिख देता हूं मैं। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? हम इस बात को कह सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, पूरा लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। नींद में भी पढ़ोगे तब भी समझ जाओगे। वी कैन से दैट अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद लद्दाख। हम कह सकते हैं, एक्चुअल में है नहीं। क्यों? उसके पीछे रीजन भी बता दिया मैंने। हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। मैप दिखाऊं? बना ही देता हूं, दिखाना छोड़ो। देखो ध्यान से। ये कंडीशन है। अब यहां पे ये तो पाकिस्तान है, इसी पाकिस्तान के ऊपर यहां से ऐसे यूं करके, है ना, ये क्या है? ये अफगानिस्तान है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। तो अफगानिस्तान का इतना ये बॉर्डर शेयर हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र तो भारत के पास है ही नहीं, ये तो पीओके वाला क्षेत्र है। और अगर आप इस क्षेत्र की बात करोगे तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग भाई भारत क्या क्लेम करता है? भारत इस बात को क्लेम करता है कि ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये किसका है? भारत का है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा? आपका आंसर होगा अफगानिस्तान लद्दाख के साथ सीमा साझा करेगा। और कितने किलोमीटर की करेगा? 106 किलोमीटर की करेगा। पहले मुझे ये बताओ, बात समझ आई या नहीं आई?
बात समझ आई या नहीं आई? मैंने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है ये पीओके के साथ। आगे बात समझ में? बट पीओके का वो क्षेत्र है जो लद्दाख क्लेम करता है और लद्दाख का ही है हकीकत में, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि लद्दाख के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। बात समझ आई या नहीं आई? अब ध्यान से सुनना, जो ये वाला सेक्शन है लद्दाख का जो बॉर्डर बना रहा है इसके साथ, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाखन। वाखन कॉरिडोर कहा जाता है। कॉरिडोर का मतलब होता है नैरो लैंड रीजन, ठीक है ना, एक पतला स्थलीय भाग। तो वाखन कॉरिडोर आप देख पा रहे हो बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? ये वाला रीजन क्या बताया था मैंने? गिलगित रीजन। वाखन कॉरिडोर और गिलगित रीजन बॉर्डर शेयर करते हैं। अब एक पॉइंट और ध्यान से सुनना जो मैं आगे बताना चाह रहा हूं। एक लाइन है जिसका नाम है, जैसे मैं यहां से ड्रॉ करता हूं और यहां तक जाता हूं, एक लाइन है जिसका नाम है डूरंड लाइन। ठीक है जी, कौन सी लाइन है ये? डूरंड लाइन। और जो ये डूरंड लाइन है, इस डूरंड लाइन के ऊपर कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? लेकिन नीचे की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे इसको 2 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो लाइन को, ठीक है। पहले इस लाइन के नीचे कौन सा कंट्री आता है? पाकिस्तान। और उसके बाद फिर कौन सा कंट्री आ जाता है? इंडिया। और इंडिया में कौन सा? पीओके। बात क्लियर है? लाइन एक ही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के बीच कौन सी लाइन है, तो आपका आंसर होगा डूरंट लाइन। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच कौन सी लाइन है, तब भी आंसर होगा आपका डूरंट लाइन। कई बार ऐसा होता है बुक में ऑथर दोनों में से एक लिख देता है, दूसरा नहीं लिखता, स्टूडेंट को लगता है टीचर ने गलत करा दिया। तो याद रखना दोनों का आंसर एक ही होगा। और पता है क्यों होगा? देखो मैप पर ध्यान से, अगर मैं डूरंट लाइन की बात करूंगा तो डूरंट लाइन यहां से यूं शुरू होती है, ये हो गई पाकिस्तान के अधिकार में, ठीक है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? डूरंट लाइन। अब यहां पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म हो जाता है, आगे बात समझ में, और इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, ये रेड वाला जो है। तो अब यही, और डूरंट लाइन है यहां तक, पाकिस्तान खत्म हो गया यही। तो अब डूरंट लाइन किस किस के बीच में हो गई? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। कंप्लीट चैप्टर। बताओ पूरा समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताओ पूरा समझ आया नहीं आया? ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में डूरंट लाइन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंट लाइन है। और एक और चीज, आप लोगों ने एक बहुत फेमस और पॉपुलर दर्रे का नाम सुना होगा, खैबर दर्रा। वो खैबर दर्रा यहां पड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। उसे आगे पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैबर दर्रा, अगर आपसे पूछा जाता है खैबर दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है, आपका आंसर होगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। सारे लोग कमेंट करके बताओ पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। मैं जो वाटर लाइन की कह रहा था, है ना, मैं वाटर लाइन की जो आपसे कह रहा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है क्योंकि हमारा बॉर्डर ही शेयर नहीं हो रहा, तो विवाद क्या होगा बेचारे के साथ? बीच में तो पाकिस्तान घुसा हुआ है ना। उसे हम पढ़ेंगे ओशियन वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ सी के नाम से, भारत की सी, जिसमें हम नॉटिकल माइल्स के बारे में बात करते हैं। अब मैं इंडिया की फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ाने जा रहा हूं आपको, और पहला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा माउंटेन। ओके, पहला चैप्टर जो होगा वो होगा माउंटेन।
वाटर बाउंड्री के बारे में हम लोग डिस्कस बस इतना करते हैं ये इस वाले चैप्टर में कि भारत की जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, कुल जलीय सीमा जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है जी। नया चैप्टर हेडिंग डालो माउंटेन। किसी दिन टाइम मिलेगा सारे चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन लपेट देंगे, ओके, मतलब करा देंगे। माउंटेन या पर्वत, माउंटेन या पर्वत ये होते क्या है ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ की जो सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर नीचे की तरफ से बल लगता है, ऊपर की तरफ से भी बल लगता है, राइट। ऊपर की तरफ से जो बल लगता है इसको कहा जाता है एक्सोजेनेटिक, अंदर से जो बल लगता है इसको कहा जाता है एंडोजेनेटिक। भाई इसको कहा जाता है अंतर्जात बल, और इसको कहा जाता है वरहजात बल। आप इंटरनल एक्सटर्नल भी कह सकते हो, हाँ या ना। इस वजह से जो अर्थ की सरफेस है ये कहीं तो नीचे धंस जाती है, कहीं ऊपर उठ जाती है। तो सरफेस पर इन दोनों फोर्स का जब इंपैक्ट पड़ता है तो इस इंपैक्ट से, या आप ऐसे समझ लो कि पृथ्वी की सतह पर ऊपर लगने वाले बल से, पृथ्वी की सतह पर नीचे से लगने वाले बल की वजह से विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है पृथ्वी की सतह पर। उन्हीं संरचनाओं की जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को फिर फिजियोग्राफिक रीजन कहा जाता है, फिजियोग्राफिक रीजन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं। इसी को क्या कहा जाता है, भूभौतिक विभाजन कहा जाता है या भूभौतिक क्षेत्र कहा जाता है। बात क्लियर है या नहीं। अब बात यह आ जाती है कि जब ये दोनों तरफ से बल लगते हैं तो पृथ्वी की सतह पर कौन कौन सी ऐसी स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण होता है, उनको हम एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह कि अगर आपके माइंड में यह प्रश्न उठता है बार बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू, हिल, माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन एंड रिज, जी अगर आपके माइंड में ये सब के सब डाउट आते हैं तो एक साथ उनको क्लियर कर लेते हैं डायग्राम बनाकर, ओके। पहले मैं लिख रहा हूं ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस, फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर बल लगने से निम्न संरचना का निर्माण होता है। निम्न संरचना का निर्माण होता है। कौन सी संरचना होती है, देखो ध्यान से, बहुत गौर से सुनना है, समझना है। ये एकदम प्लेन स्ट्रक्चर है।
ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको बहुत ध्यान से देखना, समझना मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इट इज कॉल्ड प्लेन्स। इसे क्या कहा जाता है? प्लेन्स कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है मैदान। क्या मतलब होता है इसका? मैदान का, मैदान का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट लैंड। इसका मतलब होता है समतल भूमि। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रहने में। और इसका प्रयोग किया जाता है खेती में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर जैसे ही मैदान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे आप, तो यहां आपको दूसरी संरचना देखने को मिलेगी। और इस दूसरी संरचना को कहा जाता है हाईलैंड। हिंदी में बोला जाता है इसको उच्च भूमि। इसका मतलब क्या होता है? इसकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। आगे बात समझ में? इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 300 मीटर तक होती है। और इसका प्रयोग भी हम किस में करते हैं? रहना प्लस खेती करना। कोई दिक्कत यहां तक? अब भाई साहब आ जाता है ये तीसरा क्षेत्र, तीसरी संरचना। जो ये तीसरी संरचना होती है इसको कहा जाता है प्लेट्यू, या इसे कहा जाता है पठार। तीसरी संरचना को प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। ये पहली बात तो आप देख रहे हो इन सबसे ऊंचा है, राइट? 300 मीटर से और ज्यादा ऊंचा होगा। तो मैं लिख देता हूं हाई एलिवेटेड। और ये मेजनुमा आकृति है, इसका ऊपरी भाग फ्लैट होता है। हाई एलिवेटेड टेबल लाइक स्ट्रक्चर, है ना? यानी कि ऊंचा मेजनुमा आकृति की संरचना है। और जो ये ऊंची आकृति की मेजनुमा संरचना है, इससे फायदा क्या है इसका? यहां पर मिलते हैं भाई साहब मिनरल्स या खनिज मिलते हैं। ये प्लेट्यू की डेफिनेशन हो जाएगी। सच सच बताओ समझ आ रहा है नहीं ना? एक बार में सारे क्लियर हो जाएंगे। इसे क्या कहा जाएगा? प्लेट्यू कहा जाएगा। अब आ जाओ अगले स्ट्रक्चर पे, इस वाले पे, फोर्थ वाले पे, है ना? फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? आंसर होगा आपका, इसे कहा जाता है हिल। हिल की अगर मैं बात करूंगा तो ये 300 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक ऊंची होगी। पहली बात, 300 से 1500 मीटर तक ऊंची होगी। और इसका जो ऊपरी भाग होगा आप देख रहे हो नुकीला है, आया ना? मैं लिख देता हूं इसका अपर पार्ट कैसा होगा? पॉइंटेड होगा। तो इसको कहा जाएगा पहाड़ी। ऐसी ऊंची स्थलाकृति जो पिरामिड शेप में होती है, या जिसका ऊपरी भाग नुकीला होता है और उसकी ऊंचाई 300 मीटर से 1500 मीटर तक होती है, उसे पहाड़ी कहा जाता है। 300 मीटर से कम है तो उसे फिर फर्दर क्या कहा जाएगा? उच्च भूमि कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहा जाएगा? उच्च भूमि कहा जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अब आ जाते हैं 5वें नंबर के स्ट्रक्चर पे।
5वें नंबर का जो स्ट्रक्चर है आपको यहां पे दिख रहा है कि पूरा का पूरा ग्रुप है पहाड़ियों का, तो मैं लिख देता हूं ग्रुप ऑफ सेम एज हिल, यानी कि समान आयु की पहाड़ी का समूह, इसे क्या कहा जाता है? रेंज या श्रेणी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेंज या श्रेणी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? इसे क्या कहा जाता है? रेंज या श्रेणी कहा जाता है। लास्ट स्ट्रक्चर ये वाला देखो आप, 6th नंबर का, बिल्कुल पहाड़ी की तरह है, राइट? पॉइंटेड शेप है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हाइट जो है वो, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट कैसी है इसकी? 1500 मीटर से ज्यादा है। सर इसको माउंटेन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? माउंटेन कहा जाएगा। ओके, इसे क्या कहा जाएगा? माउंटेन कहा जाएगा। और अगर यही माउंटेन कहां पर है? ओशियन वाटर के अंदर है, मैं लिख देता हूं माउंटेन अंडर ओशियन वाटर, यानी कि महासागरीय महासागरीय जल में स्थित पर्वत क्या कहलाता है सर? इसको कहा जाता है रिज, या कटक कहा जाता है। मैंने आपको सारे नाम बता दिए, है ना? अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। यहां एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता है, उत्तर का मैदान, हाईलैंड्स में एग्जाम्पल में आ जाएगा दक्षिण उच्च भूमि, पठार, आपको बहुत सारे पठार के नाम पता ही है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैं श्रेणी की बात करूंगा तो श्रेणी में एग्जाम्पल में लिख देता हूं मैं अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है ना? माउंटेन में आपको अच्छे से पता है, हिमालय माउंटेन लिख देता हूं मैं नाम, हिमालय, पूर्वी घाट, है ना, पश्चिमी घाट, ये सब किसका उदाहरण है? ये सभी के सभी हिमालय का उदाहरण है। कटक का उदाहरण लिख देता हूं मैं, कटक हिंद महासागर में जो कटक है, सारे महासागर की कटक अलग अलग है, हिंद महासागर में जो है वो है लक्कद्वीप, और एक पड़ती ऐसी में 90 डिग्री ईस्ट रिज। सभी लोग कमेंट में आ जाओ और मुझे ये बताओ कि पूरा समझ आया नहीं आया। ये शायद और किसी बैच में ऐसे कराया भी नहीं है ना, आपको वीओडी में मिलेगा, ठीक है? मुझे लगा कि क्यों ना इन सभी स्ट्रक्चर में एक साथ डिफरेंस क्रिएट कर लिया जाए। एक वर्ड और रह गया समझने के लिए, घाटी। पर्वतों के बीच में जो समतल भूमि होती है इसी को घाटी कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा घाटी या फिर वैली। ये ना तो किसी बुक में मिलेगा आपको ना कहीं, मेरे माइंड का एक थॉट था कि क्यों ना एक काम किया जाए, इस टाइप से एक चार्ट बनाकर स्टूडेंट को समझा दिया जाए। अब आप इसका ये फायदा है, आप जिसको चाहो उसको कंपेयर कर लो।
आगे बात समझ में? जिसको चाहो आप उसको कंपेयर कर लो, जैसे कि पहाड़ी में और रेंज में क्या डिफरेंस है। तो यहां साफ लिखा हुआ है पहाड़ी सिंगल होगी, है ना, पहाड़ी क्या होगी, सिंगल होगी। लेकिन वही रेंज में क्या होगा, एक से ज्यादा पहाड़ी होंगी। आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि माउंटेन में और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है। तो प्लेट्यू जो होता है उसका अपर सरफेस फ्लैट होता है, जबकि माउंटेन का पॉइंटेड होता है। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। आप इसको ऐसे भी ध्यान से समझना, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अच्छा चलो ये बताओ, रिज का मतलब क्या होता है और माउंटेन का मतलब क्या होता है। दोनों में एक बात का डिफरेंस है, अगर ये संरचना स्थल पर है तो माउंटेन कहलाएगी, अगर यही संरचना पानी के नीचे है तो फिर इसको कहा जाएगा क्या, आपका आंसर होगा इसी को कटक या रिज कहा जाएगा। क्या कहते हो? मैंने कल भी समझाया था आपको, मैं बार बार ये नहीं कहूंगा आपसे कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ाऊंगा, पढ़ाई हुए में से इस एग्जाम में पेपर आएंगे उसमें ये वो। मैंने कल भी कहा था मुझे तब मजा आएगा कि मैं पढ़ाऊं और आप खुद फील करो उस चीज को। मैं खुद ही फील करवा रहा हूं तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। मजा तब है कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आपको खुद फील हो रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया चल रहा है ना। अच्छा, हमारे अ, कई लोग कमेंट कर रहे हैं हिल का एग्जाम्पल। हिल का एग्जाम्पल तो लोकल एरिया में आप कहीं से भी ले लो, जैसे कैमूर हिल आपने सुना ही होगा, कैमूर हिल है, राजमहल हिल है ना, गारो हिल है, खासी हिल है, जयंतिया हिल है। पहाड़ियों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ये सब पूरा चार्ट बनाने में थोड़ा सा जगह की भी शॉर्टेज थी, इसलिए यहां पे नहीं रखा हुआ है। अब कौन सी हिल कहां पर है, कौन सा माउंटेन कहां पर है, वो तो आप सीखोगे। और जो लोग पूछ रहे हैं कि प्लेट्यू का एग्जाम्पल क्या होगा, मेरे भाई प्लेट्यू का एग्जाम्पल एक नहीं होगा, प्लेट्यू का पूरा चैप्टर है। मैं नाम बता रहा हूं, आप लिख लो, बोर्ड पे तो जगह नहीं थी मैंने नहीं लिखा। छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत में आ जाते हैं हम, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और क्या चाहिए बताओ, पूरा चैप्टर है पठार का। और पहाड़ी और पर्वत का पूरा चैप्टर है, जहां आप डिटेल में ये पढ़ रहे होगे कि कौन सी पहाड़ी कहां पर स्थित है और उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, उसका क्या एडवांटेज है वहां के पर्टिकुलर लोगों के लिए, लोकल कम्युनिटी के लिए उसने क्या अपना योगदान दिया है। ठीक है, सच सच बताना आज की क्लास में मजा आया नहीं आया? हाँ भाई, टाइम पूरा हो गया क्या? अब कमेंट नहीं आएंगे? क्यों? अरे यार, ठीक है भाई, टाइम पूरा हो गया, आपके कमेंट नहीं आएंगे। मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए लव यू एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।